लगता है आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है सर। अभी भी आपका निशाना काफी जबरदस्त है। हाँ ठीक है, इट्स ओके। जब से आपने नकुल को गोली मारी है तब से आप बहुत परेशान हो गए हैं सर। मगर सर आप ही कहते हैं कि एक सीआईडी ऑफिसर को सिर्फ अपनी ड्यूटी के बारे में सोचना चाहिए, बस। और वैसे भी नकुल तो एक क्रिमिनल है सर। हाँ अभिजीत, नकुल एक क्रिमिनल है, मगर वो बेटा भी है मेरा। सर हम सब समझ सकते हैं कि एक पिता के दिल पे क्या बीत रही होगी, मगर सर नकुल जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें कैसे मालूम कि नकुल जिंदा है? वो आपको लेटर्स भेज रहा है, गोलियां भेज रहा है जो आपने उसे मारी थी। वो ये सब भेज रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नहीं मालूम दया। जो लेटर्स मुझे आए वो नकुल ने नहीं लिखे हैं, वो कोई और ही लिख रहा है। कोई और ही लिख रहा है? नकुल ने नहीं लिखे हैं? नहीं, क्योंकि नकुल की शायद मौत हो चुकी है। वो अब हमेशा के लिए मुझसे दूर चला गया है, मगर उसकी मौत का फायदा कोई और ही उठा रहा है। मगर सर आपको नकली लेटर भेज के किसी और को क्या फायदा हो सकता है? क्या मालूम वो क्या चाहता है। सर हम उसे ऐसा करने नहीं देंगे, हम उसे पकड़ के ही छोड़ेंगे सर। जूतों को देख के तो नहीं लगता ये औरत है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? सर मेरा नाम बैराग है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे छोड़ दीजिए। झूठ मत बोलो, हमने तुम्हें मेल बॉक्स में लेटर डालते हुए देखा है। सर लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मैंने उसके कहने पे किया सर। किसके कहने पे? हाँ? मैं उसे नहीं जानता हूँ, वो मेरे घर में घुस के बैठा सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए। चलो देखो इसे पहचानते हो? हाँ हाँ, यही तो है वो। यही है वो? ये कहां मिला था तुम्हें? सर ये आदमी जबरदस्ती हमारे घर में घुसा है और इसने सारे परिवार को कैद करके रखा है सर, और इसके पास एक गन भी है। पर इसे तो गोलियां लगी है, ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा, फिर ये घर में घुसा कैसे? ये बहुत खतरनाक आदमी है सर। मगर इसकी गोलियां निकाली किसने? कोई डॉक्टर वॉक्टर आया था क्या? जी नहीं, मेरे डैडी ने ही निकाली। डॉक्टर है क्या? जी हाँ, मेरे डैडी एक बहुत बड़े सर्जन है, डॉक्टर रतन। इसने कहा कि ये हम सबको गोली मार देगा अगर हमने इसका कहा नहीं माना तो। इसने किसी को मारी तो नहीं गोली? नहीं सर, मगर इसने जबरदस्ती मुझसे ये लेटर लिखा है और कहा कि ब्यूरो के मेल बॉक्स में डाल के आओ। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी फैमिली खतरे में है सर। अगर मैं 1 घंटे में घर नहीं पहुंचा तो ये मेरे पूरे परिवार को मार देगा। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। नकुल अब गुनाह के रास्ते पे बहुत आगे बढ़ चुका है, यहां से उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। दया, ये लेटर पढ़ो, देखो नकुल ने क्या लिखा है इस तीसरे लेटर में। डैडी, आपने जो 3 गोलियां मुझे मारी थी उनमें से 2 तो मैं पहले आपको भेज चुका हूं। अब एक तीसरी और आखिरी बुलेट आपको भेज रहा हूं। आपको जान के बहुत दुख होगा कि मैं बच गया हूं,
डॉक्टर ने मेरी तीनों गोलियां निकाल दी है। उन्होंने काफी मदद की है मेरी। अब मुझे आपसे मदद चाहिए। मैं इंडिया से बाहर जाना चाहता हूं। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं डॉक्टर और उसके घर वालों को जान से मार दूंगा। सर प्लीज मेरी मम्मी डैडी को बचा लीजिए। वो जो कह रहा प्लीज मान लीजिए, वरना वो मेरी मम्मी डैडी को मार देगा। घबराओ मत बैरागी, ऐसा कुछ नहीं होगा। दक्ष, फटाफट इसे छोटा वाला कैमरा लगा दो और इसे वापस जाने दो। ये जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहिए। तुम्हारा बेटा अब तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं उसने धोखा तो नहीं दे दिया? है? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। वो आ जाएगा। मुझे नहीं लगता वो आएगा। पिछली बार जब ब्यूरो में तुम लेटर डालने गए थे तो तुम 25 मिनट में वापस आ गए थे, तो फिर वो कैसे नहीं आया? है? मैंने कहा ना आपसे, वो आ जाएगा। जो कुछ तुमने कहा वही तो किया हमने। मेहरबानी की मुझ पर। हाँ? मेहरबानी की मुझ पर। तुम्हारी जान बचाई है। तीनों गोली नहीं निकालता तो शायद तुम ये गन भी नहीं उठा सकते थे। अगर वो 5 मिनट के अंदर अंदर वापस नहीं आया ना, तो मैं तुम्हारी बीवी को गोली मार दूंगा। प्लीज, उसे कुछ मत करिएगा। चाहे तो गोली मुझे मार दो। शायद बैराग आ गया है। बैराग, तुम डरो मत। तुम्हारे घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ हमें यहां पता चल जाएगा। तुम्हें ये जो कैमरा लगाया गया है वो हमें सब कुछ दिखा देगा। जाओ, घबराओ मत। ये खोल क्यों नहीं रहे? मम्मी, मम्मी, डैडी, कहां चले गए सब? मम्मी, मम्मी, डैडी, डैडी कहां चले गए सब? माय गॉड, लगता है निकुल को पता चल गया हमारे आने का। मार दिया लगता है। लेट्स गो। सारा घर अच्छी तरह से छान मारो। देखो नकुल कहां है। तुम लोग वहां जाओ। My God. जिंदा है। नकुल भाग गया है सर। जानता हूं। ये देखो। अभी के लिए गुड बाय डैड। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, सर। फौरन डॉक्टर रतन और उनकी बीवी को हॉस्पिटल ले जाओ। यस सर। हेलो, हाँ सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूं। क्या? कहां पे? जू में? हाँ ओके ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। सर, एक लड़की का खून हो गया है जू के एक बंगलों में। हमें जाना होगा सर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमें नकुल को भूल जाना होगा।
पता नहीं वो आगे क्या करेगा। ये सब हुआ कैसे? हाँ? सर, मेरे पापा मम्मी लोनावला गए हैं। मैं घर पे अकेला था, इसलिए मैंने मेरे सारे दोस्तों को यहाँ बुला लिया था। सर, हमें नहीं पता था कि राहुल के घर आके हम सब लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। मैंने पूछा उस लड़की का खून हुआ कैसे? क्या हुआ था यहाँ पर? सर, 11 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक था। फिर हम लोग बोर होने लगे थे, तो हमने सोचा कोई गेम खेली जाए। गेम? इतनी रात को कौन सा गेम खेल रहे थे तुम लोग? सर, हू डन इट? Who done it? ये कैसा गेम है? सर, इस गेम में हर एक के नाम की एक चिट डालते हैं। एक चिट पर मरने वाले का नाम लिखा होता है और एक चिट पर खूनी का। और सर, जिस किसी को पुलिस की चिट मिलती है वो खूनी को ढूंढते हैं। और सर, फिर हम सब अलग अलग छुप गए थे सर। ये नैना क्यों चिल्लाई? उसका नाम था क्या मरने के लिए? नहीं, तो फिर वो क्यों चिल्ला रही है? जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ। अपने घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए और आपको फोन कर दिया सर। ये काम तुम में से किसी ने किया है। तुम में से कोई नैना का खून करना चाहता था। जैसे ही गेम शुरू हुआ, तुम में से किसी ने इस गेम का फायदा उठा के उसका खून कर दिया। सर, ये गेम खेलने के लिए क्षितिज ने हमें कहा था। एक बात बताओ, इतना खतरनाक गेम खेलने की बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? कोई और गेम नहीं मिला तुम्हें खेलने के लिए? सर, ये सब बोर हो रहे थे, इसके लिए मैंने गेम खेलने के लिए कहा। लेकिन सब ये सब लोग तैयार हो गए थे गेम खेलने के लिए सर। मगर नैना ये गेम खेलने के लिए तैयार नहीं थी और उसी की मौत हो गई। जब नैना का खून हुआ, उस वक्त यहां पे सिर्फ तुम ही लोग थे ना? हाँ सर। बाहर वाला और कोई नहीं था? नहीं सर। मतलब साफ है, नैना का खून तुम में से किसी ने किया है। जल्दी बताओ, किसने मारा नैना को? बोलो, किसने किया खून? सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया सर। नहीं तो हम आपको फोन करके बुलाते क्यों सर? वो भी पता चल जाएगा। मैं स्निफर डॉग्स बुला रहा हूं, वो सूंघ के पहचान लेंगे कि तुम में से नैना का खून किसने किया है। सर, मुझे कुछ दिखाई दिया था। दिखाई दिया था? क्या दिखाई दिया था? जब मैं किचन में छुपा हुआ था तो अचानक सर, उस आदमी ने जो घड़ी पहन रखी थी वो अंधेरे में भी चमकती थी। अंधेरे में भी चमक रही थी, इसका मतलब है कि घड़ी में रेडियम था। हाँ सर। मकरंद, तुमने इतना कुछ देखा, वो आदमी तुम्हारी आंखों के सामने से चाकू लेके गया, तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? उसके बारे में अपने दोस्तों को बताने की कोशिश क्यों नहीं की तुमने? सर, मुझे लगा कि वो हम में से ही कोई है जो गेम में खूनी बना है और एक्टिंग करने के लिए चाकू लेकर जा रहा होगा। तुम में से किसी की घड़ी में रेडियम लगा हुआ है? चलो अपनी अपनी घड़ियां दिखाओ। नहीं सर, इनमें से किसी की भी घड़ी में रेडियम नहीं लगा हुआ है। खूनी बहुत चालाक है, वो घड़ी उसने जरूर कहीं फेंक दी होगी। खूनी इनमें से ही कोई है और वो घड़ी भी यहीं कहीं होगी।
सर, क्या हुआ? मिलेगी सर, एक लाश। एक और लाश? अब ये कौन है? देखो जरा, तुम लोग देखो, ठीक से देखो, पहचानते हो इसे? देखो। नहीं सर, हमने तो इसको कभी देखा ही नहीं सर। ये तो एक नया ट्विस्ट आ गया सर। अब तक तो हमें लगता था खूनी इन्हीं में से कोई है। मगर से ये तो कुछ अलग ही मामला लगता है। यहाँ पे दो खून हुए हैं और इनमें से तो कोई भी से नहीं जानता है। ये आदमी होगा कौन? यहाँ क्यों आया होगा और किसने मारा होगा इसे? राहुल, बेटे सब क्या हो गया? पापा, आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरी गलती है। मुझे मेरे दोस्तों को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। एसीपी साहब, मैं विपिन। सर, मैं तो अपनी वाइफ को लेकर 2-4 दिनों के लिए लोनावला गया था। सर, अचानक ये सब क्या हो गया? विपिन जी, जरा इस आदमी को देखिए। देखिए, क्या आप इसे पहचानते हैं क्या? देखिए। नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। शायद आपकी वाइफ ने देखा हो। आप देखिए प्लीज जरा। नहीं, मैंने भी नहीं देखा। अगर आप में से इसे कोई नहीं पहचानता तो फिर ये आदमी आपके घर में कर क्या रहा था? सर, राहुल, वो लड़की, वो तुम्हारी दोस्त जिसका खून हुआ, वो कहाँ हुआ? पापा, आपके रूम में। मेरे रूम? ओह माय गॉड! ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फाल्गुने! मेरा हीरो का बिजनेस है। मैंने कुछ ही नहीं इस तिजोरी में रखे थे, सब चोरी हो गए। चोरी हो गए? मैं लड़ गया, बर्बाद। अपने आप को संभालिए। एक लड़की का खून हो गया जो यहाँ अपने दोस्तों के साथ थी, और गाड़ी में एक ऐसे आदमी की लाश मिली है जिसे यहाँ कोई जानता नहीं, और फिर यहाँ से हीरे भी गायब है। कोई तिजोरी तोड़कर हीरे ले गया। समझ में नहीं आ रहा ये चक्कर क्या है। ये तीनों भी बातें एक दूसरे से मिल नहीं रही है। हेलो सर, मैं गीता बोल रही हूँ फोरेंसिक लैब से, डॉक्टर अंजलिका की असिस्टेंट। हाँ, बोलो गीता। सर, डॉक्टर अंजलिका ने कहा था कि यहाँ पर एक डेड बॉडी आने वाली है पोस्टमार्टम के लिए, मगर मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। अभी तक तो यहाँ पर कोई लाश नहीं पहुँची। मगर एम्बुलेंस तो यहाँ से बहुत पहले निकल चुकी है, अब तक पहुंची कैसे नहीं? ठीक है, तुम वही रहो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके, चलो। हाँ सर, एम्बुलेंस अभी तक फॉरेंसिक लैब नहीं पहुंची। क्या? एम्बुलेंस पहुंची नहीं? तो फिर गई कहां? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? ड्राइवर ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो ड्राइवर नकली था। नकली था? राहुल के घर में हमें जिस आदमी की लाश मिली थी कार में, एम्बुलेंस का असली ड्राइवर वो होगा। खूनी ने उसको मार के अपने कपड़े से, मतलब जब हम वहां थे राहुल के घर में, तो वो खूनी वहीं पे था। मौके की तलाश में था, और जैसे ही उसे मौका मिला उसने एम्बुलेंस के ड्राइवर को मारा, उसकी जगह ली और एम्बुलेंस लेके भाग गया। पर नैना को क्यों मारा होगा उसने?
शायद वो चोर तिजोरी तोड़ के हीरे निकाल रहा होगा, तब नैना वहां आ गई। अपने आप को बचाने के लिए उसने नैना का खून कर दिया। बस खून के कपड़े हैं हमारे पास, शायद उन कपड़ों से कुछ पता चल जाए। ये क्या है? इलास्टिक? ये आदमी जेब में इलास्टिक लेकर क्यों घूम रहा था? सर बड़ी अजीब सी इलास्टिक है। इलास्टिक इस आदमी के जेब में आई कहां से होगी? मैंने डॉक्टर विनीता को बुलाया है। वो इन कपड़ों को देखकर शायद उस आदमी के बारे में हमें कुछ बता सकेगी। डॉक्टर विनीता? हाँ। ये कौन है सर? डॉक्टर विनीता एक साइकोलॉजिस्ट है, प्रोफाइलर है। गुड आफ्टरनून एसीपी साहब। गुड आफ्टरनून डॉक्टर विनीता, आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर, ये खूनी के कपड़े हैं। क्या इन कपड़ों को देखकर आप हमें इस खूनी के बारे में कुछ बता सकती हैं? जरूर। डॉक्टर, क्या सिर्फ इन कपड़ों को देखकर आप खूनी के बारे में सब कुछ बता सकती हैं? सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ बता सकती हूँ। ये कोई एस्ट्रोलॉजी है क्या? नहीं नहीं, ये एक साइंस है। सर, मुझे लगता है ये कोई बड़ा अपराधी नहीं है, छोटे मोटे काम करने वाला ही कोई आदमी है। इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं रहते होंगे, मगर ये अमीर बनने के सपने हमेशा देखता है, और जब भी इसके पास पैसे आते हैं ये अपने सारे पैसे फैशनेबल चीज़ों पे खर्च कर देता है। डॉक्टर विनीता, आपने इन कपड़ों को देखकर उस खूनी के बारे में इतना कुछ बता दिया? इन कपड़ों को गौर से देखिए। ये शर्ट और ये पैंट पुरानी है, और इन जूतों को देखिए, पहन पहन के घिस चुके हैं। मगर ये जैकेट बिल्कुल नहीं है आज के फैशन की, किसी बड़ी कंपनी की कीमती जैकेट है ये। सर, एक छोटा मोटा काम करने वाला आदमी इतनी कीमती जैकेट खरीदेगा कैसे, और उसके पास इतने पैसे आए कहां से? शायद किसी ने इसे पैसे दिए होंगे सर, ये खून करवाने के लिए। सर, इस आदमी ने तिजोरी बहुत सफाई से तोड़ी है सर। ये आदमी तिजोरी तोड़ने में एक एक्सपर्ट है। मगर सर, तिजोरी तोड़ने वाले तो बहुत से अपराधी हैं, इसके बारे में पता कैसे लगाएंगे हम? ये कपड़े जो खूनी ने ड्राइवर को पहनाए थे वो ड्राइवर के नाप से 3 इंच बड़े हैं। मरने वाले की हाइट 5 फुट 6 इंच है और उसका वजन 58 किलो, और इसलिए इस खूनी की हाइट 5 फुट 9 इंच या 10 इंच होनी चाहिए, और उसके हाइट के हिसाब से उसका वजन 70 से 75 किलो तक होना चाहिए। दक्ष, जरा वो इलास्टिक दिखाना। या सर, जब कोई एरोप्लेन में यात्रा करता है तो सामान पे टैग लगाना पड़ता है सर। ये इलास्टिक शायद उस टैग का है। हाँ, ये इलास्टिक तो बिल्कुल ऐसी लग रही है। सर, ये छोटा मोटा काम करने वाला आदमी ये फ्लाइट से कैसे आया होगा? हो सकता है कि आया हो, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, इसके पास जब भी पैसा आता है ये दिल खोल के उड़ाता है। अगर इस तरह का आदमी प्लेन से आया होगा तो एयरपोर्ट पर किसी न किसी का तो ध्यान गया होगा उसके ऊपर। दया सर, एयरपोर्ट जाकर अच्छी तरह से पूछताछ करो। All passengers traveling to Delhi via flight 204 kindly proceed for security check. सभी काउंटर में जाके पूछताछ करो, शायद किसी ने कोई अजीब आदमी देखा हो। All passengers traveling to Chennai via flight 203 proceed for Excuse me, officer. We are from CID. CID? Yes. What can I do for you? पिछले 2 दिनों में आपके यहाँ कोई ऐसा पैसेंजर आया जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी हुई हो, या वो दिखने में कुछ अलग सा दिख रहा हो? यहाँ तो हर फ्लाइट से 2-4 ऐसे लोग आते ही हैं जो दिखने में कुछ अलग से होते हैं। हमारा मतलब है कि कोई ऐसा पैसेंजर जिसे देखने में आपको लगे कि ये कभी प्लेन में बैठा ही नहीं हो, जिसका चेहरा देख के लगे कि आदमी यहाँ एयरपोर्ट में क्या कर रहा है। सर, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच। Thanks. Last and final call for all passengers traveling to Delhi via flight 204. Please proceed for boarding. We are ready for departure. सर, इन्होंने एक बहुत अजीब सी बात बताई है। सर, कल एक अजीब बात हुई है जो पहले कभी एयरपोर्ट पे नहीं हुई। क्या हुआ है? सर, कल काफी लोगों की जेबें कट गई। एयरपोर्ट पे जेब कटती? एयरपोर्ट पे लोगों की जेब कटते हुए पहले कभी नहीं सुना है। सर, 7-7 लोगों की जेबें कटी है।
सिर्फ 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे के अंदर? क्या आप ये बता सकते हैं हमें कि इन 2 घंटों में कौन कौन सी फ्लाइट यहाँ आई थी? बस सर, दिल्ली से एक फ्लाइट आई थी, उसके बाद 2 घंटे तक कोई फ्लाइट नहीं आई। अब उसी बीच में ये सब हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चेप कतरे का संबंध उस दिल्ली वाली फ्लाइट से? उस फ्लाइट से आने वाले सभी पैसेंजर्स की लिस्ट दे सकते हैं आप हमें? यस सर, आइए प्लीज। राजेश, रश्मि, अमोल, मकरंद, अमोल, आनंद, सचिन, रेणुका, रुपेश, टंटेरा। एक मिनट, जरा ये लिस्ट फिर से पढ़ो। यस सर। सचिन, रेणुका, रुपेश, टंटेरा। टंटेरा, टंटेरा, ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है, मगर कहाँ? टंटेरा। सर, ये टंटेरा कहीं वो केके तो नहीं है? हाँ, हो सकता है। वही केके सर जो पहले पॉकेट मारता था और बाद में बड़े बड़े अपराध करने लगा। और आजकल सेफ तोड़ने में एक्सपर्ट हो गया है। सेफ तोड़ने में? हाँ। सर, वो विपिन जी के यहाँ जो हीरो की चोरी हुई है, वो कहीं इस केके ने तो नहीं की होगी? हाँ, हो सकता है उसने किया हो सर। सर, दिल्ली जाते जाते एयरपोर्ट में उस आदमी ने 4-5 लोगों के पॉकेट काट दी। दक्ष, जल्दी से दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करो इस टंटेरा के बारे में सर। और उन्हें रिक्वेस्ट करो कि इसे पकड़ने की कोशिश करें। और दया सर, तुम और अभिजीत दिल्ली जाने की तैयारी करो। देखें तो सही, ये टंटेरा कहीं वही केके तो नहीं? ऐसे लोगों पे तो हम हमेशा निगरानी रखते हैं सर। इंस्पेक्टर साहब, ये टंटेरा आदमी कैसा है? ये बहुत बड़ा अपराधी नहीं है सर। हाँ, छोटे मोटे काम करने वाला आदमी है ये। ज्यादा पैसे नहीं रखता ये, लेकिन जब भी इसके पास पैसे होते हैं ना सर, बहुत खर्चा करता है ये। आजकल कर क्या रहा है ये टंटेरा? कई दिनों से चुपचाप बैठा है सर, कोई रिपोर्ट नहीं है इसके खिलाफ। कौन है? 1 मिनट। हाँ? सीआईडी मुंबई। सीआईडी मुंबई? स्पार्कल ज्वेलर्स के मालिक के घर में एक बहुत बड़ी चोरी हो गई है। कई करोड़ों के हीरे गायब हो गए हैं। साहब, मुझे उन हीरो के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैंने उनके बारे में सुना भी नहीं है। 2 दिन पहले तुम मुंबई में क्या कर रहे थे? 2 दिन पहले? हाँ साहब, मैं मुंबई घूमने गया था। अच्छा, कहाँ ठहरे थे तुम? होटल सिटी इन में साहब। होटल सिटी? ओके। अच्छा, तो मुंबई गए कैसे थे? प्लेन से गए थे ना? हाँ हाँ साहब। गुड। और टिकट कैसे खरीदा था तुमने? कैश दे करके। कहाँ से खरीदा था? दिल्ली एयरपोर्ट से। दिल्ली एयरपोर्ट से टिकट खरीदा था या ये टिकट मुंबई से किसी ने भेजा था तुम्हें? हाँ, क्या बात कर रहे हैं साहब आप? जल्दी बताओ, किसने भेजा था वो टिकट तुम्हें? हैं? साहब, मैं उस आदमी को नहीं जानता। हमारे पास टाइम नहीं है, पहले भी कह दिया हूँ। झूठ नहीं बोलना, समझे? किसी ने तुम्हें वो टिकट भेजा था ना? हाँ साहब। किसने? साहब, मैं उस आदमी को नहीं जानता। उसने मुझे फोन किया था, कहा कुछ काम है, तुम मुंबई आ जाओ। क्या काम? ये स्पार्कल ज्वेलर्स है ना सर, उसके यहाँ चोरी करनी थी। और वो आदमी कौन था? अभी तक तुमने बताया नहीं। साहब, उस आदमी ने अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए उससे मिला था मुंबई के उस होटल में। तो तुम उस आदमी को बिल्कुल नहीं जानते हैं? और फिर भी उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो गया? हमारे बिजनेस में ऐसा ही होता है साहब। लड़की का खून किसने किया था? खून? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, तुम हमारे साथ मुंबई चलो। चल के वो होटल दिखाओ जहां तुम ठहरे थे और उस आदमी से मिले थे। ठीक है, चलो। हाँ साहब, यही रुको, यही। यही होटल है सर। एक्सक्यूज मी। सर, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? ये आदमी 2 दिन पहले आपके होटल में ठहरा था। टंटेरा नाम है इसका। जरा देखो इसका चेहरा। ये ठहरा था यहाँ पे? हाँ जी, ये ठहरा था सर। किसने बुक किया था इनका कमरा? अभी देखिए पापा जी, किसी मन्ना नाम के आदमी का फोन आया था, उसी ने कमरा बुक किया था इनके लिए। मन्ना? तुम इस मन्ना को जानते हो? जी नहीं। अच्छा, उसने सिर्फ इसके लिए कमरा बुक किया था या कोई और कमरा भी बुक किया था? नहीं, केवल एक ही कमरा बुक हुआ था। पैसे कैसे दिए थे? कैश या क्रेडिट कार्ड से? कैश दिए थे साहब, कैश।
मुझे तो लगता है कि ये आदमी मन्ना जिसने इसके लिए कमरा बुक किया था और जो आदमी इससे होटल में मिलने आया था दोनों एक ही हैं। हाँ, और अगर ये दोनों एक नहीं भी हैं तो भी इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। कंटेरा, उस आदमी को सिर्फ तुमने देखा है, उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद करो। मैं साहब? हाँ हाँ, जरा याद करो फटाफट। तुमने उसे देखा है ना? वो हीरे चुराते समय तुमने इतने लोगों को मारा है कि वैसे भी फांसी चढ़ने वाले हो तुम। क्या चाहते हो, वो आदमी बच जाए जिसने तुमसे सब करवाया? नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। वो आदमी भी फंसना चाहिए साहब। साहब, मुझे चाहे जो भी सजा दिलवा देना साहब, लेकिन मुझे फांसी में बचलवा दो। मुझे मरने से बहुत डर लगता है साहब। सर, उसको दाढ़ी मूंछ थी। ये देखिए, ऐसी? हाँ, लेकिन दाढ़ी थोड़ी घनी थी और मूंछें पतली थी। हाँ हाँ, ऐसी ऐसी। आंखें, आंखें कैसी थी? आंखें नहीं नहीं नहीं, बड़ी थी। हाँ, और भौरें थोड़ी मोटी और लंबी थी। नहीं। हाँ। नाक? नाक उसकी मोटी थी और वो नहीं। नहीं, नुकीली थी, नुकीली थी। ऐसी? हाँ, ऐसी। होठ कैसे थे? होठ पतले थे, पतले। नहीं नहीं। हाँ, लेकिन इतना लंबा चेहरा नहीं था। चेहरा गोल गोल था थोड़ा सा। है ऐसा ही कुछ? सर, एकदम तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ मिलता जुलता है। ये तो कोई नया ही आदमी है। सर, ये किसी ऐसे आदमी का काम है जिसे मालूम था कि विपिन जी के तिजोरी में हीरे रखे हुए हैं, करोड़ों के। सर, इस आदमी का जरूर विपिन जी के घर में बहुत ही आना जाना रहता होगा। सर, एक तो विपिन जी का बेटा राहुल है और उसके सारे दोस्त वहां घर में आते जाते रहते हैं। जा सर, राहुल और उसके दोस्तों से फिर से पूछताछ करो। ये आदमी जिसने केके के लिए होटल में रूम बुक किया था, हो सकता है वो इन दोस्तों में से कोई एक हो। सब, लेकिन खूनी की तो दाढ़ी मूछें हैं। हाँ मालूम है आदिति, तुम नकली दाढ़ी मूछें तैयार रखो। एसीपी साहब, आप हीरे तो ढूंढ नहीं सके, बस दाढ़ी और मूछें लेकर निकल पड़े हो। केके, देखो इनमें से कोई मन्ना है क्या जो तुम्हें होटल में मिला था? जी सर। ध्यान से देखो। नहीं सर, इनमें तो कोई नहीं है। देखा मैं कह रहा हूं, इन बच्चों ने कुछ नहीं किया। विपिन जी, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, समझे? दया, इन सबको दाढ़ी मूछें लगा। ये तो हद हो गई। एसीपी का दिमाग सटा क्या है? चुपचाप खड़े रहो, समझे? दिमाग की चेकिंग होगी बाद में, पहले सिर्फ मुंह देखना है। हो गया सर। ठीक है जी सर। देखो जरा ध्यान से देखो। नहीं साहब, इनमें तो कोई नहीं है। आप करो दिमाग की चेकिंग, सबसे पहले एसीपी के। वाकई मेरा दिमाग घूम गया है, समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या है। समझ में आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। खूनी पेड़ पर नहीं लगते जब चाह तोड़ लिया। और बेवकूफों को समझ में नहीं आता डिटेक्शन की चिड़िया का नाम। दया सर, बिपिन जी को दाढ़ी मूछें लगाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ। क्या करूं, रोना आता है आप लोगों की किस्मत पर। डंडा लेकर अकल के पीछे भाग रहे हैं आप लोग। आप अगर अपना मुंह बंद करेंगे तो मैं इस खूबसूरत चेहरे पे ये दाढ़ी और मूछ लगा दूं। हाँ?
सर यही है वो ये क्या बकवास कर रहा है तू? अबे अक्ल के टीचर। मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया था। मैंने एक प्लान बनाया, केके को दिल्ली से बुलाया घर में चोरी करने के लिए, और हम लोग घर छोड़कर चले गए। मगर तुम्हारे बेटे ने सब गड़बड़ कर दिया। उस बेचारे को क्या मालूम कि उसके बाप ने एक प्लान बनाया था। वो अपने दोस्तों को लेकर वापस आया और एक मासूम बच्ची का खून हो गया। तुमने उस बेचारी लड़की को क्यों मार दिया? हाँ? क्या करता साहब, मैं पकड़ा जाता। अब फिर राहुल ने मुझे भागने का मौका नहीं दिया साहब। सारे खिड़की दरवाजे बंद करके आप लोगों को बुला लिया। वहां से बचकर भाग निकलने के लिए तुमने 4 लोगों को मार डाला। जरा भी दया नहीं आई तुम्हें। तुम्हें तो 4 बार फांसी देनी चाहिए। चलिए बिपिन जी, आप भी जाएंगे अंदर इसके साथ। दोस्तों 9:16 हो चुके हैं। आज इस हफ्ते का टॉपिक है क्राइम एंड मर्डर। बहुत ही डरावना टॉपिक। आज मैं यहाँ स्टूडियो में अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ बैठे हैं एक बहुत ही खास मेहमान, एक ऐसे खतरनाक इंसान जिन्होंने बहुत सारे लोगों का, अब इसके आगे मैं नहीं कह सकती वरना मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैंने सही कहा ना मिस्टर बिल्ला? आप काफी समझदार हैं मैडम। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे आपके फेवरेट प्रोग्राम पर जिसका नाम है असली 30 विद सागरिका। तब तक आप सुनते रहिए 93 रेड FM। गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग। हाय, काश मेरी आवाज भी सागरिका जैसी होती ना, तो दिन रात रेडियो पर चप्पा चप्पा करती। लाखों लोग दीवाने होते मेरे। पता है, मैं तो ये प्रोग्राम सुने बिना रह ही नहीं सकती। और यही तो प्रॉब्लम है यार, इस प्रोग्राम को सुनने के चक्कर में रोजाना देर हो जाती है। अच्छा चल, बहुत देर हो रही है। नहीं फिर आप चलिए, मुझे तो अभी आधा घंटा और लग जाएगा। ओके बाय बाय। मैडम, आपको प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया है। प्रिंसिपल मैडम ने? लेकिन अभी तो 9:30 बजे है ना। मैडम है अब तक? हाँ है ना, आपको जल्दी बुलाया है। ठीक है। मैडम, आपने मुझे बुलाया? तुम कौन हो? से एक आई कार्ड है। इस लड़की का नाम प्रेरणा है, ग्रेड स्कूल में लाइब्रेरियन थी। सब पैसे, मोबाइल, सब कुछ एज इट इज है। किसी ने पर्स को हाथ तक नहीं लगाया। मैं भी यही सोच रहा हूं, ये चोरी का मामला नहीं है। दे, चाकू को बाहर निकालो और बॉडी को पलटो जरा। हेलो तन्वी, पता क्या हुआ? मैं यहाँ बीच पर हूँ, यहाँ पे एक लाश पड़ी है। हाँ, मैं जॉगिंग करते हुए आई और एक भीड़ लगी हुई थी। हाँ हाँ, लाश मेरी आंखों के सामने है। मर्डर के बारे में बात करना कितना आसान होता है, लेकिन जब आंखों के सामने दिखाई देता है ना मर्डर। सर ये चाकू पूरे 5 इंच अंदर घुसा हुआ था। पहले खून किया, फिर ये 2 लिखा। लेकिन ये लिखा क्यों होगा? आदिति, कई बार खूनी लोगों में डर पैदा करने के लिए ऐसा काम करते हैं। सर, ये लड़की का मोबाइल फोन, इस पर 16 मिस कॉल्स है। 16 मिस्ड कॉल्स? हाँ सर, ये कल रात 9:30 से 10 बजे के बीच किसी शेखर नाम के आदमी ने सारे फोन किए। इसका मतलब है शेखर इस लड़की से कोई बहुत जरूरी बात करना चाहता था। ये क्या हो गया तुम्हें? प्रेरणा, प्रेरणा,
मैं बार बार इसे फोन कर रहा था लेकिन इसने फोन उठाया ही नहीं। मुझे क्या मालूम था कि इसका खून हो गया है। प्रेरणा, शेखर अपने आप को संभालो, हमारी मदद करो खूनी को पकड़ने में। आप लोग पकड़ सकते हैं खूनी को? आप लोग पकड़ सकते हैं खूनी को? बोलो। अगर आप लोग पकड़ सकते हैं खूनी को तो मैं बताऊंगा कि इसका खून किसने किया है। तुम जानते हो कौन है वो? मेरी उससे सिर्फ फोन पे बात हुई थी। क्या नंबर क्या है? नंबर तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन जब मैंने रात को फोन किया था तो एक आदमी ने फोन उठाया था। उसने मुझसे कहा था कि प्रेरणा चली गई, ऊपर चली गई। स्कूल में रात को फोन उठाया? सर हो सकता है ये आदमी वहीं स्कूल में ही काम करता हो। शेखर, अगर वो आदमी वापस तुम्हारे साथ बात करे तो क्या तुम उसकी आवाज पहचान सकते हो? यस सर। कल रात उस आदमी ने जो कुछ भी तुमसे फोन पे कहा था वो हमने इन लोगों को लिख के दिया। ये लोग अभी फोन करेंगे, ठीक है? तुम्हें इस फोन से इन लोगों की आवाज सुनाई देगी। तुम्हें पहचानना है वो कौन आदमी है जिसने कल रात तुम्हें फोन किया था, ठीक है? यस सर। बोलिए। प्लीज प्लीज बोलिए। अब तुम्हें प्रेरणा कभी नहीं मिलेगी, वो इस दुनिया से जा चुकी है। शायद ये आवाज हो सकती है। ये आवाज हो सकती? शायद। अदिति, वन मोर, देखो ध्यान से सुनो जी। तुम्हारा इस आवाज को पहचानना बहुत जरूरी है। यस सर। फिर से बोलिए। फिर से? जी हाँ, फिर से बोलिए। जी। अब तुम्हें प्रेरणा कभी नहीं मिलेगी, वो इस दुनिया से जा चुकी है। क्या? शायद यही है। नहीं, शायद ये आवाज नहीं है। नेक्स्ट। आइए, आप इस तरफ आइए। अब आप बोलिए, जो लिखा है वही बोलिएगा। अब तुम्हें प्रेरणा कभी नहीं मिलेगी, वो इस दुनिया से जा चुकी है। ये सिगरेट एक दिन मार डालेगी तुम्हें। नहीं, एक्चुअली सिगरेट तो मैं भी छोड़ना चाहता हूँ। वो दरअसल जब बहुत ज्यादा टेंशन होती है या बार में जाता हूँ बस। बार में? तुम बार में भी जाते हो? हाँ? बाहर नहीं सर, नहीं सर। चलो सर चलो। सर ये क्या कर रहे हैं सर आप? सर आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं आपको सर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आदमी हमसे कोई बात छुपा रहा है। सर लेकिन जो पूछना है यही पूछिए ना, वहाँ दूर ले जाने की क्या जरूरत है? ये सबके सामने मुंह खोलने वाला नहीं। चल दया, कहाँ ले जा रहे हो उसे? छोड़ दो उसे। सर ये आदमी अभी बता देगा सर। दया, पिछली बार जब तुमने किसी से पूछताछ की थी, पता है तुमने क्या किया था? सर मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरे हाथों से किसी की जान नहीं जाएगी। चलो। सर मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ सर। उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं अपना मुंह ना खोलूं। मैंने उसे देख लिया था। कहाँ देख लिया? बार में। बार में? प्रेरणा बार में जाती थी? वो बार डांसर थी सर। फ्रेडरिक। यस सर। इससे पहले कि कोई सबूत खत्म करने की कोशिश करे, तुम डांसर्स के लॉकर रूम में जाके चेक करो। वहीं खड़े रहो, जाओ। हाँ, यही प्रेरणा है। यहाँ काम करती थी, आती थी यहाँ डांस करने, मगर हमें मालूम नहीं था कि वो एक लाइब्रेरियन थी। मैनेजर साहब, डांस बार में तो कई बार झगड़ा हो जाता है, तो प्रेरणा की कभी किसी के साथ कोई बहस वगैरह तो नहीं हुई थी? कोई कस्टमर उसके पीछे पड़ गया हो? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये डांसर जो यहाँ आती है, ये अपना सामान कहाँ रखती है? आइए मैं दिखाता हूँ, आइए। हर लड़की को एक एक लॉकर दिया गया है।
क्या हुआ फ्रेडरिक्स? अरे कमरे में आने से पहले सोचना तो चाहिए। मैंने सॉरी बोला ना। व्हाट सॉरी? सर मुझे कैसे पता चलता कि कमरे में कोई है? इट्स ओके। अंदर और कोई है? ठीक है, आइए। सर ये प्रेरणा का लॉकर है, मगर बंद है सर। इस लॉकर की चाबी कहाँ है? वो तो प्रेरणा के पास ही रहती थी। ओह, सुधाकर लॉकर तोड़ दो। ओके सर। सर ज्वेलरी बॉक्स, कैनों का डिब्बा। डायमंड नेकलेस काफी महंगा लग रहा है। इस पे जो हीरे लगे हुए हैं कम से कम 30-40 हजार के होंगे। सर ये नेकलेस किसी ने गिफ्ट दिया होगा। सर रेडियो स्टेशन का लेटर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये प्रतियोगिता जीत ली है। 93.5 रेड एफएम की तरफ से आपको 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 50,000 का चेक इस लेटर के साथ भेज रहे हैं। तुम्हारी सागरिका। 50,000 का इनाम, डांस बार, ये नेकलेस, इन सब चीजों का प्रेरणा के माथे पे ये जो नंबर 2 लिखा हुआ है, इसके साथ क्या संबंध है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस रेडियो वाले से पूछना चाहिए, सागरिका से। क्या पता इन 50,000 रुपयों का ही कोई चक्कर हो। खून और अपराध की बातें तो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन ये वक्त ये खत्म हो जाता है। आप सुन रहे हैं 93.5 रेड एफएम और मैं हूँ सागरिका। अब जाने का वक्त आ गया, लेकिन जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। कल यानी कि 5 मार्च शाम 8 बजे देखना ना भूले सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर इंडियन आइडल का ग्रैंड फिनाले। इंडियन आइडल के बारे में तो भूल ही गया। एक काम करता हूँ, वोट कर देते अभी। किसको वोट करेंगे, अभिजीत को या अमित को? सर आप दोनों को वोट दे दे यार। मेरे हिसाब से तो दोनों ही इंडियन आइडल बनने लायक है। दोस्तों जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। एक डैशिंग ऑफिसर है जिसके आप सब दीवाने हैं। इनफैक्ट वो इस वक्त मेरे सामने खड़े हैं। सीआईडी इंस्पेक्टर दया। आप बैठ जाइए सर। थैंक यू इंस्पेक्टर दया। इस वक्त हम अपने प्रोग्राम में इस सवाल में उलझे हुए थे कि अगर किसी के पास खून करने की सही वजह है तो आप इसे खून कहेंगे कि न्याय? खून तो खून है, चाहे किसी भी वजह से किया गया हो। ग्रेट, इंस्पेक्टर दया से ऐसे जवाब की उम्मीद थी। थैंक यू इंस्पेक्टर दया। अब सचमुच जाने का वक्त आ गया है। मैं हूँ सागरिका और आप लोग सुनते रहिए 93.5 रेड एफएम। सागरिका जी, हमें आपसे उस प्रोग्राम के बारे में बात करनी है जिसमें वो लड़की प्रेरणा आई थी। किसी ने उसका खून कर दिया है। मैं जानती हूँ। हम जानती हैं? जी हाँ, मैंने उसकी लाश बीच पर देखी थी। बीच पे? जी, रोज सुबह मैं वहाँ जॉगिंग करने जाती हूँ। सागरिका जी, प्रेरणा आपके शो में आई थी, उसने 50,000 रुपए जीते थे। आप हमें उसके बारे में कुछ और बता सकती हैं? पता नहीं क्यों वो लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। क्यों? सर उस प्रोग्राम में मैंने 2 लोगों को बुलाया था। पता नहीं क्यों प्रेरणा आते ही उस दूसरे आदमी से लड़ने लगी। पता नहीं किस बात को लेकर दोनों में बहस हो रही थी। फिर मुझे देखते ही चुप हो गए और फिर ऐसी एक्टिंग करने लगे जैसे कि वो एक दूसरे को जानते ही ना हो। कौन था वो आदमी? आई थिंक मुकेश नाम था उसका। मैं पूरा नाम और पता आपको भी देती हूँ। हाँ। एंड सर, इस केस के बारे में रेड एफएम के सुनने वालों से अगर आप मदद लेना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज गो अहेड। ये रहा यहाँ के नंबर्स। साढ़े 93 रेड एफएम के सभी सुनने वालों को एसीपी प्रद्युमन का नमस्कार। आप सब ने प्रेरणा मर्डर केस के बारे में सुना ही होगा। अगर इस केस के बारे में
या खूनी के बारे में आपको कुछ पता चले तो हमें इस नंबर पर इंफॉर्म कीजिए। नंबर है 22842255। आई रिपीट 22842255। थैंक यू। सब ये है मुकेश का पूरा नाम और एड्रेस। दरवाजा खोलो मुकेश। संभालिए अपने आप को। ये गोली लगने का जो घाव है, ये होल बहुत ही छोटा है, पीछे स्पाइन के पास जाकर बैठी है। बहुत ही अजीब तरह की बुलेट है ये। कितनी पतली है, एकदम एक नेल जैसी लग रही है, कील जैसी। डॉक्टर अंजलिका, ये बुलेट है या कुछ और है? सर, ये है तो एक बुलेट ही, .11 कैलिबर की। .11 कैलिबर की बुलेट? डॉक्टर अंजलिका, मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है। पहले भी किसी केस में इस तरह की .11 कैलिबर की बुलेट मिली थी। हाँ, मुझे भी कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। किस केस में देखी थी ये? सर, मैं इसे अपने कंप्यूटर में मैच करके देखती हूँ, शायद पता चल जाए वो कौन सा केस था। सर, आपकी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी। 8 साल पुराना एक केस है जिसमें इस तरह की गोली मिली थी। 97 का केस है। खानापुर रोड पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ मिला था और वहीं पर इस तरह की एक बुलेट पड़ी हुई मिली थी, मगर वो गोली चली हुई नहीं थी। और सर, लाश भी गायब थी। इनफैक्ट लाश कभी मिली ही नहीं। वो केस अभी भी वैसा का वैसा पड़ा है। 8 साल पहले का केस है ये केस स्पेशल ब्यूरो को देना होगा। इंस्पेक्टर दक्ष को ये केस लेकर वहां भेजना होगा। कल एक मुकेश नाम के आदमी का खून हुआ है। जिस गोली से उसका खून हुआ है वो बड़ी अजीब गोली है। वो एक बहुत ही छोटी सी गोली है, 0.11 मिलीमीटर की। जब हमने रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला कि 1997 में भी एक खून हुआ था। वहां जमीन पर पड़े खून में से एक ऐसी ही बुलेट मिली थी। आज तक इस तरह की गोली से और कोई खून नहीं हुआ है। इन दोनों केसेस का आपस में कुछ कनेक्शन है। मैं कमेंट सर। सर, जैसा आपने ऑर्डर दिया था, जैस्मिन प्रकाश रिपोर्टिंग ऑन स्पेशल ब्यूरो ड्यूटी सर। कम इन जैस्मिन। जैस्मिन आज से स्पेशल ब्यूरो में रहेगी। ये इस चेहरे पर नंबर 3 क्यों लिखा हुआ है? यही तो हमें ढूंढना है कि ये हो क्या रहा है। कौन है ये खूनी जो खून करने के बाद फोरहेड पर नंबर लिखता है? 2 मिला है, 3 मिला है। कहीं ऐसा ना हो कि एक और लाश मिले और उसके सिर पर नंबर लिखा हो 4। तुम्हें इस खाली चेहरे में चेहरा भरना होगा। इस खाली चेहरे में खूनी का चेहरा लगाकर दो मुझे आजाद शत्रु। तुम सबको इस खूनी को ढूंढना होगा। शायद ये वही खूनी है जिसने 97 में भी खून किया था और वो आज भी कर रहा है। इस केस में इंस्पेक्टर दक्ष तुम लोगों के साथ रहेंगे। इस खाली चेहरे पर खूनी का नाम लिखकर दो आजाद शत्रु। ये सब क्या हो रहा है? सर, दक्ष ने इंस्पेक्टर अर्जुन को गोली मार दी। गोली मार दी? दक्ष? सर वो अर्जुन क्राइम सीन से भाग रहा था सर। दक्ष इंस्पेक्टर अर्जुन नहीं, तुम भाग रहे थे क्राइम सीन से। सर, हम लोग सागरिका की लाश के पास थे। अचानक हमने गोली चलने की आवाज सुनी।
जाकर देखा तो वहां इंस्पेक्टर अर्जुन की लाश पड़ी हुई थी और दक्ष वहां गन लिए खड़ा था। क्या ये सच है दक्ष? सर 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 मैं वो दक्ष, मुझे तुम्हारी गन दो। सर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है सर? मुझे तुम पर विश्वास है दक्ष, लेकिन तुम भाग क्यों रहे थे? तुम्हारी गन दो दक्ष। सर दक्ष, मुझे तुम्हारी गन दो। तुम्हारी गन दक्ष। मौत हो गई। अक्षय, अक्षय जल्दी आ बेटा। क्या बात है मम्मी? अक्षय देखो टीवी में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अर्जुन की मौत हो गई। अर्जुन की मौत हो गई? जो मन में आए बोले चली जा रही है। सीआईडी में झगड़े शुरू हो गए। पहले इसने तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के रिश्ते को दुनिया के सामने रख दिया और अब दक्ष के पीछे पड़ी है। सर लेकिन दक्ष के बारे में वो जो कुछ कह रही है सच ही तो कह रही है। दक्ष ने अर्जुन का खून किया तो है। अजात शत्रु, बोलने से पहले अच्छी तरह से सोच लो। दक्ष एक सीआईडी ऑफिसर है, समझे? सीआईडी ऑफिसर है सर, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि उसके हाथ से खून नहीं हो सकता। देखो, जब तक कोई सबूत नहीं मिलता मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि दक्ष ने खून किया है। दैट्स ऑल। सर आप किसी भी कीमत पर दक्ष को बचाने पर तुले हुए हैं, चाहे सीआईडी की इज्जत मिट्टी में क्यों ना मिल जाए। तुम ये चाहते हो कि किसी भी कीमत पर दक्ष को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, इसलिए कि वो सीआईडी से है और तुम सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से हो। हा? सर ये क्या कह रहे हैं आप? ये मत भूलना अजात शत्रु कि सीआईडी स्पेशल ब्यूरो भी मेरे ही हाथ का बनाया हुआ है। दक्ष, तुम्हारे इस तरह चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें सच बताना ही होगा। ओके दक्ष, कुछ याद आया तुम्हें? इंस्पेक्टर अर्जुन को किसने मारा है? तुमने मारा है उसे। दक्ष, इंस्पेक्टर अर्जुन को गोली क्यों मारी तुमने? हाँ? ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने अर्जुन को मारा है तो ऐसा ही सही। ऐसा ही सही? हमारे ऊपर एहसान मारने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? स्पेशल ब्यूरो के लोगों ने तुम्हें इंस्पेक्टर अर्जुन के लाश के पास खड़े हुए देखा है और तुम्हारे हाथ में गन थी या नहीं? सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हुआ क्या था? तुम्हारे हाथ से गोली चली है ना? गोली चली है गन में से। हाँ देखा, गोली चली है। सर गोली मेरी बंदूक से चली है, मगर मैंने अर्जुन को नहीं मारा है सर। वहां पर और भी कोई था? कोई नहीं था वहां पर सर। हमने वहां का चप्पा चप्पा छान मारा, किसी और के होने का वहां कोई निशान नहीं था, कोई नहीं था वहां पर। दक्ष, तुमने गोली चलाई है, फिर भी कह रहे हो कि किसी और ने मारा है? सर मैंने दक्ष की गन टेस्ट करके देखी है सर, और उस गन में से गोली चली है। सर जिस गोली से इंस्पेक्टर अर्जुन की मौत हुई है वो गोली शायद दक्ष की गन में से ही चली है। बस हो गई सारी बात साफ। मगर सर अर्जुन को जो गोली लगी है बॉडी के अंदर जाकर उस गोली के 2 टुकड़े हो गए हैं। एक टुकड़ा अर्जुन के रिब्स में यानी उसकी पसली में मिला है और दूसरा टुकड़ा अर्जुन को हार्ट में जाकर लगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। गोली के 2 टुकड़े हो गए हैं, इस वजह से यकीन के साथ ये कहना मुश्किल है कि वो गोली दक्ष की गन में से ही चली थी। डॉक्टर अंजलिका, आखिर आपने दक्ष को बचा ही लिया। ये अंदर जाकर गोली के 2 टुकड़े होने वाली बात मैंने आज तक नहीं सुनी है। एसीपी अजात शत्रु, ऐसा हो सकता है, हड्डी से लगकर कभी कभी गोली के 2 टुकड़े हो सकते हैं। सर ये गोली के 2 टुकड़े होने वाली कहानी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आई एम सॉरी। जितने भी लोग इस रेडियो स्टेशन में आते जाते हैं सबकी एंट्री इसी रजिस्टर में होती है। सब अपना नाम और पता इसी में लिखते हैं। 4 मार्च को देखते हैं। ये रहा 4 मार्च। सर रजिस्टर देखने से पता चल जाएगा कि खूनी कौन था। खूनी यहां सागरिका से मिलने इसी रास्ते से आया होगा, मगर खून करने के बाद वो किसी और रास्ते से भागा है। मतलब उसके अंदर आने का रिकॉर्ड तो इस रजिस्टर में होगा, मगर बाहर जाने के बारे में कुछ लिखा नहीं होगा। देखो जरा,
ऐसे कितने लोग हैं जिनके आने की एंट्री है मगर बाहर जाने के बारे में कुछ नहीं लिखा है। सूर्या, मंगेश, संजय और सर ये नाम समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है सर। फौज ऐसे कुछ लिखा है। और सर अर्जुन का नाम उसके बाद में लिखा हुआ है। जरा ये नाम देखो, तुम्हें याद है ये नाम किसने लिखा था? हाँ, शायद ये आदमी सागरिका मैडम के पास आया था। सागरिका मैडम जो प्रोग्राम करती हैं उसमें 50,000 रुपये इनाम मिलते हैं और इसी आदमी ने 50,000 रुपये का इनाम जीता। तो फिर ये वही प्रोग्राम होगा जिसमें प्रेरणा, मुकेश और जगत गए थे। सर इस प्रोग्राम में 4 लोग आए थे, 2 तो मर गए, 2 जिंदा हैं। उनमें से एक तो ये जगत है जो हमारी कस्टडी में है, और वो दूसरा आदमी जो जिंदा है वो यही होगा। सर वो चौथा गवाह प्रतीक यही रहता है। चल। अब ये कौन है भाई? कहीं ये प्रतीक तो नहीं? सर सागरिका ने कहा खूनी कोई लंबे बाल वाला है। समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। सागरिका बदला लेने के लिए सभी गवाहों को एक एक करके मार रही थी, मगर सागरिका तो खुद मर चुकी है और फिर भी और एक गवाह का खून हो गया है। किसने मारा होगा इसे? और जो ये खून कर रहा था वो खुद मर चुकी है और जिसने सागरिका का खून किया अब वो भी मर चुका है। पर आप ये कैसे कह सकती हैं कि इसने ही सागरिका को मारा है? जो गोली सागरिका के शरीर में से मिली है वो गोली इसी गन में से चली और इस आदमी के हाथ पर गन पाउडर का निशान है। इसका मतलब है कि वो गोली इसी आदमी ने चलाई है। फिर वही खाली चेहरा। खूनी का अभी तक पता नहीं। सागरिका के मरने के बाद मुझे लगा अब तो खूनी मर ही गया, अब कम से कम कोई और खून नहीं होगा, पर प्रतीक भी मारा गया। सर सागरिका के साथ कोई और भी मिला हुआ होगा, वो अकेली नहीं कर रही थी ये खून। 6 लोग मारे गए दया, 6 लोग। सर एक आदमी अभी बचा हुआ है, एक गवाह अभी बाकी है, जगत। हाँ जगत। इससे पहले कि कोई जगत का खून कर दे मैं इस खूनी को पकड़ के ही छोड़ूंगा। डॉक्टर साहब कुछ तो कीजिए, इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। और फिर सीआईडी की टीम कुछ नहीं कर पाई। अब सिर्फ एक ही गवाह बच गया है जो इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत ही खराब है। वैसे सीआईडी की टीम ने हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। उनके ऑफिसर्स हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे में फैले हुए हैं। हाँ मैडम। तो वैसा करो, सुधाकर के पास जाओ, देखो वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसका वॉकी टॉकी शायद काम नहीं कर रहा। मैडम यहाँ मैं अकेला हूँ। फेड्रिक्स तुम सुधाकर को देखकर फौरन वापस आ जाना, ओके? ठीक है मैडम। हाँ दीदी। कहाँ पे? ऊपर? ठीक है, ओके।
एसीपी साहब, इस बुलेट प्रूफ जैकेट ने मुझे बचा दिया, नहीं तो मेरा तो टिकट ही कट गया था ऊपर का। हमें पता था कि ये आने वाला है तुम्हें मारने के लिए। क्यों दिलावर, क्यों मारता जा रहा था लोगों को? हाँ? क्यों मारा तुमने इंस्पेक्टर अर्जुन को? नहीं साहब, मैंने अर्जुन साहब को नहीं मारा। एक तो पहले उसे मार दिया, अब उसे साहब बोल रहा है। हाँ? मेरे लिए तो साहब ही थे साहब, पैसा देते थे मुझको, मैं उनका खबरी था साहब। तुम अर्जुन के इन्फॉर्मर थे? जी। तो अर्जुन तुम्हें जानता था? जी साहब। तो उसे यह भी मालूम था कि ये सारे खून तुम और सागरिका मिलकर कर रहे हो? नहीं साहब, उनको नहीं मालूम था। और सर, और क्या? बोलो। सागरिका और अर्जुन आपस में दोस्त थे, सागरिका उनकी गर्लफ्रेंड थी सर। क्या? जिस लड़की ने 4 खून करवाए हैं वो एक सीआईडी ऑफिसर की दोस्त थी? ये एक बहुत ही रेयर केस था जिसमें अर्जुन नाम के एक पुलिस ऑफिसर की दोस्त ही खून कर रही थी। सागरिका नाम की ये लड़की रेडियो एफएम पे रेडियो जॉकी थी। इसने 4 लोगों को एक एक करके मारा था। इन चारों लोगों ने कोर्ट में गवाही दी थी, जिससे सागरिका के पिता को फांसी की सजा हो गई थी। चौंका देने वाली बात यह थी कि इंस्पेक्टर अर्जुन 8 साल तक खूनी को ढूंढता रहा, और जब उसे पता चला कि उसकी दोस्त सागरिका ही खूनी है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सागरिका का किसी ने खून कर दिया था। हम जैसे ही रेडियो स्टेशन पहुंचे साहब, जहां सागरिका काम करती थी, देखा किसी ने सागरिका को गोली मार दी। मैं तो डर के मारे वहां से भाग गया। तो तुम वहां से भाग गए थे? हाँ? और जब इंस्पेक्टर अर्जुन को गोली लगी तब तुम कहां थे? मैं तो वहां से भाग गया था साहब। वहां पे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता साहब। तो इसका मतलब है जब इंस्पेक्टर अर्जुन का खून हुआ तब दक्ष वहां पे अकेला था। गोली दक्ष ने चलाई है। दक्ष, तुम्हें आखिरी मौका दिया जाता है। अब सच सच बताओ, क्या हुआ था वहां पर? नहीं तो एक सीआईडी ऑफिसर के खून के जुर्म में तुम्हें सजा दी जाएगी। सर, वहां पे एक और आदमी था। हमें वहां पर कोई आदमी दिखाई नहीं दिया दक्ष। और तुमने गोली चलाई थी ना? हाँ सर। क्यों मारी तुमने अर्जुन को गोली? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी अर्जुन से। फिर भी गोली मारी? सर मैंने उसे गोली उसे बचाने के लिए मारी थी। उसे बचाने के लिए? यस सर। सर, वहां पर अर्जुन का किसी आदमी के साथ झगड़ा हो रहा था सर। उसके पास एक गन थी और सर वो अर्जुन को गोली मारने वाला था सर। अपने बचने का रास्ता तुमने ढूंढ लिया। कहानी अच्छी है। ये कहानी नहीं है सर। तो फिर कहां गया वो आदमी? सर वो भाग गया सर। अर्जुन को जैसे ही गोली लगी वो वहां से भाग गया था। तो उस वक्त तुमने फायर क्यों नहीं किया? गोली क्यों नहीं चलाई? सर, हाँ? क्योंकि मैं डर गया था सर। मैंने देखा कि अर्जुन की पीठ पर वो खून का धब्बा बड़ा होता जा रहा है। वो नीचे जमीन पर गिरने वाला था सर। फिर सर वो अचानक नीचे गिर गया जमीन पर। मैं आज तक नहीं भूला सर उसका वो बेजान चेहरा, उसकी वो लाश। सर, मैं सीआईडी छोड़ दूंगा सर। जब तक उस गोली का फैसला नहीं हो जाता जो तुमने चलाई थी तब तक। सर, मैंने कोई गोली नहीं चलाई है सर। फिर वही बात? हाँ सर, फिर वही बात। सर, वो गोली किसी और ने चलाई थी सर। अच्छा शत्रु, ये सब इसी तरह चलता रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है। कभी ये कह रहा है कि इसने गोली चलाई है, कभी कह रहा है नहीं चलाई है। सर, मैंने सोच लिया, ये केस मैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर अक्षय को दे रहा हूं। वो आज से सीआईडी स्पेशल ब्यूरो ज्वाइन कर रहा है। इंस्पेक्टर अक्षय, इंस्पेक्टर अक्षय रिपोर्टिंग सर। अक्षय, आरोपी तुम्हारे सामने है, जल्दी से जल्दी सच्चाई का पता लगाओ। यस सर।
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।